डीएनए मित्रों, एक सप्ताह पहले शनिवार के ही दिन शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आज भी शनिवार है। बंगाल में शुभेंदु सरकार का एक सप्ताह पूरा हो चुका है। इस एक सप्ताह में बंगाल की पुलिस कितनी बदली और बंगाल की पब्लिक कितनी बदली, ये आज आपको इन दो तस्वीरों को देखकर समझना चाहिए। मित्रों, पहली तस्वीर में पुलिस हमलावरों को खदेड़ रही है और दूसरी तस्वीर बांग्लादेश के उस गाजी की है जिसे वहां की पब्लिक ने यानी बंगाल के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। इस दूसरी तस्वीर को हम आपके लिए आगे डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आज की पहली तस्वीर की पूरी कहानी समझिए, क्योंकि यह तस्वीर बेहद संवेदनशील है। आज आपको समझना चाहिए अफवाह का लाउडस्पीकर कितना खतरनाक होता है। मित्रों, बीती रात पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मस्जिद के लाउडस्पीकर को लेकर एक अफवाह फैलाई गई। इस अफवाह की आड़ में कुछ उपद्रवियों ने हिंसा शुरू कर दी। करीब 150 से 200 लोगों की भीड़ ने थाने पर ही हमला कर दिया। थाने में तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर टारगेटेड अटैक किया गया, पत्थर फेंके गए, थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। लेकिन शायद ये उपद्रवी भूल गए थे कि बंगाल में एक हफ्ते पहले ही सत्ता बदल गई है और सत्ता बदलने के साथ पुलिस की सोच भी बदल गई है। इस बदलाव का अंदाजा इन उपद्रवियों को तब हुआ जब इस एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हुआ। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। सीआरपीएफ को बुलाया गया। जो भीड़ थाने पर पत्थर फेंक रही थी, उन्हें खाकी ने कैसे खदेड़ा, आपको ये तस्वीर आज देखनी चाहिए। अराजक हुई भीड़ को पहले शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये नहीं माने तो लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। इन्हें याद दिलाया गया कि 1.5 दशक पुराना वो राज खत्म हो चुका है जब खाकी चुपचाप बैठक रहती थी और भीड़ उत्पात मचाती रहती थी। हाथ में पत्थर उठाने वालों को याद दिलाया गया कि पुलिस के हाथ में भी एक डंडा है और अब पुलिस को डंडा चलाने का ऑर्डर भी है। मित्रों, बंगाल में यह बदलाव कैसे हुआ आपको ये जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले आसनसोल की पूरी क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। आसनसोल में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स को तय मानक में बजाने के जब आदेश दिए गए तो इलाके में यह अफवाह फैला दी गई कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। तरह तरह के वीडियो वायरल किए गए। हिंसा की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, उसे एक वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे। एक व्यक्ति ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को लगाया। इस वीडियो के कैप्शन को गौर से देखिए। इस पर लिखा है, सीआरपीएफ गुंडा, मस्जिद पर हमला। मित्रों, इस तरह के वीडियो वायरल कर पहले इलाके में अशांति फैलाई गई। ऐसे ही वीडियो की वजह से थाने के पास भीड़ जमा हो गई, मजहबी नारे लगाए जाने लगे, हिंसा भड़काई गई। इसके निशान अभी तक वहां दिखाई दे रहे हैं। ये जो आप जगह देख पा रहे हैं, जहांगीरी मोहल्ला का जो थाना है, वो थाना पूरा तोड़फोड़ कर दिया गया है, पत्थरबाजी किया है, थाने के अंदर भी तोड़फोड़ किया गया है। थाना का जो ये शेड है, ये शेड को पूरा तोड़फोड़ किया गया है, थाना के अंदर भी तोड़फोड़ किया गया है। ये जो जगह है पूरी यहाँ पे डैमेज हो गया है, क्योंकि जिस तरह से ये हमला किया गया है, वहाँ बहुत सारे पत्थर लेके पत्थरबाजी किया गया था। जो पुलिस वालों का बाइक या गाड़ी है, वहाँ भी तोड़फोड़ किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ भी अभी एक ईंटा मौजूद है। किस तरह से यहाँ पे पत्थरबाजी किया गया है, इसका सबूत अभी भी मिल रहा है। ये जो विंडो है, इस विंडो को पूरा तोड़ दिया गया है। कई सारे पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी एक पुलिस ऑफिसर खड़े हैं जिनका हाथ में बैंडेज बंधा हुआ है, उनको भी ऐसे ही जख्मी किया गया था। इस तरह से ही कई सारे पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। मेरा 7 गो बच्चा है, इसी तो खाते हैं और इसी को तोड़ दिया। डीएनए मित्रों, पिछली सरकार के दौरान अगर बंगाल में ऐसी घटना होती तो बहुत मुमकिन है कि ज्यादा कुछ एक्शन नहीं होता। पुलिस बेबस और लाचार दिखाई देती, सत्ता के दबाव में हाथ बांधकर बैठी होती, थाने पर पथराव करने वाले उपद्रवी अपने अपने घर जा चुके होते। मित्रों, कई बार यह देखा भी गया कि विपक्षी पार्टी पर हिंसा का आरोप मढ़कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता था। लेकिन अब बंगाल में सरकार बदलने के बाद स्थिति कुछ और है। कल तक जो ड्रोन कैमरे थाने में बंद रहते थे, उनसे इलाके पर नजर रखी जा रही है। कल तक जो पुलिसकर्मी हिंसा के दौरान फोन तक नहीं उठाया करते थे, वो इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हिंसा करने के आरोप में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के उपद्रवियों को अब यह समझ में आ गया होगा कि अगर अपनी प्रवृत्ति नहीं बदली तो परिस्थितियां उनके प्रतिकूल हो जाएंगी।
मित्रों, कल तक जिस बंगाल में रूल ऑफ मॉब यानी भीड़ का तंत्र चलता था, वहां अब रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज स्थापित किया जा रहा है और इसका असर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। सीएम का जो फरमान है उसको तो हम लोग को देख के चलने होगा। ये सरकार का आदेश है, इसको हमको फॉलो करना है। समझ लिए कानून बना सभी के लिए बना है, किसी एक के लिए नहीं बना है। शुभेंदु अधिकारी जो बोले, माइक उतारने के लिए नहीं बोले, वो तो बोले कि सॉम करने सब जगह डिसिप्लिन बांधा हुआ, कहीं पर 65 कहीं 45, वो अपने हिसाब से चल रहे थे। ठीक ही है, जो भी ऑर्डर है हमें उसको मानना है, फॉलो करना है। मित्रों, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक साल पीछे मुड़कर देखिए, याद कीजिए बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में क्या हुआ। पिछले साल अप्रैल के महीने में मुर्शिदाबाद और मालदा में दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया था, घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। एक व्यक्ति की उसकी चौखट पर ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लेकिन दंगा प्रभावित इलाकों में खाकी का नामो निशान तक नहीं दिखाई दिया। स्थिति तो यह थी कि लोग मदद के लिए थाने में फोन करते थे, लेकिन पुलिसकर्मी फोन की घंटी बजने पर रिसीवर उठाकर किनारे रख देते थे। सोचिए, मौके पर जाकर पीड़ितों को बचाना तो दूर, उनका फोन उठाने की हिम्मत तक नहीं होती थी। तब दंगाइयों का ऐसा खौफ हुआ करता था पुलिस में। 4 घंटा फोन किए थे पुलिस को, 4 घंटा। हम लोग डर के मारे, बोले कि आओ पुलिस लोग हम लोग का साथ दीजिए। नहीं, कोई साथ नहीं दिया, कोई नहीं। कोई पुलिस बोलता है तुम लोग ही, आप लोग ही सामना करिए, हम लोग का दरा में कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्रों, आज इस घटना को 1 साल हो चुका है और इस 1 साल में बंगाल में सत्ता के साथ साथ हालात और जज्बात दोनों बदल गए। जो पुलिस फोर्स पहले एक्शन के ऑर्डर का मानो इंतजार करती रह जाती थी, आज उस पुलिस फोर्स के साथ मुख्यमंत्री खुद खड़े हैं। आसनसोल की घटना में पुलिसकर्मियों के घायल होने पर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा, आपको यह सुनना चाहिए। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन होगा, हम लोग दे दिया। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। मित्रों, बंगाल के बदलते हालात पर महान अर्थशास्त्री और रणनीतिकार आचार्य चाणक्य की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस राज्य में अपराधियों को दंड का भय नहीं होता, वहां मत से न्याय लागू हो जाता है। कानून और राजा का खौफ ही समाज को सभ्य और सुरक्षित बनाता है। बंगाल में इतने सालों तक यही मत से न्याय चल रहा था, जहां ताकतवर और संरक्षित भीड़ आम जनता को खा रही थी। तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इस मत से न्याय को रोका नहीं जा रहा था, लेकिन बंगाल में अब इस परंपरा का अंत होता दिखाई दे रहा है। कल आसनसोल से पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी पुलिस एक्शन हुआ। जिस चौराहे पर दशकों से जुमे की नमाज पढ़ी जाती थी, जिस चौराहे पर दशकों से नमाज के लिए गाड़ियों को रोक दिया जाता था, वहां पुलिस ने मिनटों में सड़क खाली करवा दी। नमाजियों ने विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस के मन में इच्छा शक्ति और हाथ में डंडे देख नमाजियों ने सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद छोड़ी। मित्रों, डीएनए के कल के संस्करण में हमने आपको बताया था कि कड़वी दवा ही मर्ज का पक्का इलाज होती है, और कोलकाता के बाद आसनसोल में भी उपद्रवियों की हिंसा वाले मर्ज का पक्का इलाज करने के लिए शुभेंदु सरकार की पुलिस ने कड़वी दवा दे दी। डीएनए मित्रों, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार को शपथ लिए 1 हफ्ता पूरा हो गया और इस 1 हफ्ते में बंगाल कितना बदला है, आपको यह भी जानना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने पहले हफ्ते में कौन कौन से कड़े और बड़े फैसले लिए, आपको उसकी पूरी सूची देखनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने गो हत्या रोकने के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 को कड़ाई से लागू करने के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया है। पुलिस को अवैध पशु बाजारों और कत्लखानों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने को कहा है। पुलिस प्रशासन को धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स की आवाज को कंट्रोल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बिना परमिशन लगे लाउडस्पीकर्स को उतारने के भी आदेश दिए गए। सार्वजनिक जगहों और सड़कों पर नमाज और धार्मिक गतिविधियां आयोजित करने पर
नई सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। इसे रोकने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। शुभेंदु सरकार ने बंगाल में पिछले 7 साल से फंसे आयुष्मान भारत योजना को भी तुरंत लागू करने के आदेश दिए हैं। नई कैबिनेट ने राज्य में जनगणना से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तत्काल प्रभाव से शुरू करने की मंजूरी दे दी। जून 2025 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस सर्कुलर को ममता सरकार ने रोक रखा था। नए केंद्रीय आपराधिक कानूनों बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए को भी पश्चिम बंगाल की पुलिस और न्याय प्रणाली में पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। बंगाल में अपराधियों और अवैध सिंडिकेट के खिलाफ बुलडोजर मॉडल की शुरुआत कर दी गई है। सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों, अनाधिकृत पार्किंग और अवैध टोल गेट को बुलडोजर से गिराने की तैयारी है। और सबसे बड़ा फैसला, बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देना। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले पर शुभेंदु सरकार ने 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को आवश्यक भूमि ट्रांसफर करने का अतिरिक्त जो अल्टीमेटम है वो संबंधित विभाग को दे दिया। पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और ममता सरकार में यह आरोप लगते थे कि सीमा पार से आए अवैध बांग्लादेशियों को बंगाल का वोटर बनाया जा रहा है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासन के साथ साथ पब्लिक भी एक्टिव हो गई है। पुलिस दंगाइयों को पकड़ रही है और पब्लिक घुसपैठियों को पकड़ रही है। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में आम लोगों ने एक बांग्लादेशी नागरिक को खुद, सोचिए, पब्लिक ने एक बांग्लादेशी नागरिक को खुद पुलिस के पास पहुंचाया। मित्रों, बशीरहाट की आम जनता लंबे वक्त से यह शिकायत कर रही थी कि इलाके में बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, यहां अवैध तरीके से रह रहे हैं, लेकिन टीएमसी ने इन शिकायतों पर कभी कोई सुनवाई नहीं की। आम जनता का आरोप है कि खुद टीएमसी नेताओं ने अवैध बांग्लादेशियों को इलाके में बसाया, लेकिन अब सरकार बदली तो स्थानीय लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ खुद ही अभियान शुरू कर दिया। शाहिदुल गाजी नाम के एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने पकड़कर थाने पहुंचा दिया। पकड़े जाने पर बांग्लादेशी गाजी ने क्या कबूल किया, ये आप सुनकर चौंक जाएंगे। उस तरफ बांग्लादेश के सतखीरा में मेरा घर है। मैं 1-1.5 साल पहले यहाँ आया था। मैं पहले हावड़ा में काम करता था। इसके बाद एक दलाल के संपर्क में आया, उसकी मदद से यहाँ शादी की। यहाँ अवैध तरीके से मैं आया। इस बीच टीएमसी ने मेरी मदद की। जॉय हालदार ने वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनवाया। बांग्लादेश का गाजी बता रहा है यहां बसाने में टीएमसी ने उसकी मदद की, यानी टीएमसी घुसपैठियों को बसा रही थी और बंगाल की जनता इन घुसपैठियों को अब पकड़कर पुलिस के हवाले कर रही है। मित्रों, यही परिवर्तन है। अभी तक तो टीएमसी पर अवैध बांग्लादेशियों को शरण देने के सिर्फ आरोप ही लगते थे, लेकिन शायद ये पहली बार है जब किसी बांग्लादेशी घुसपैठिए ने खुद कैमरे के सामने ये कबूल किया कि टीएमसी नेता ने उसकी मदद की, उसे शरण दी। आरोप है कि जैनुल आबिदीन नाम के टीएमसी नेता ने उसे अपने मछली फार्म में पनाह दी और दस्तावेज बनाने में गाजी की मदद की। मित्रों, स्थानीय लोगों का आरोप है कि टीएमसी नेता ने इस व्यक्ति का आधार कार्ड बनवाने में यहां तक मदद की कि बांग्लादेशी गाजी के पिता के नाम पर, सोचिए, बांग्लादेशी जो है उसके पिता के नाम पर अपने पिता का नाम लिखवा दिया। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के बाद पब्लिक एक्टिव हो गई है और अवैध बांग्लादेश को बसाने का ये मॉडल एक्सपोज होता जा रहा है। हम लोग तो पहले से बोल रहा है जो एक घुसपैठिया यहाँ रहता है, तृणमूल नेता का आश्रय, तो सरकार नहीं सुन रहा। गतकाल हमारा जो आदमी व हम लोग उसको पुलिस के हाथ में सौंप दिया। और तृणमूल का उपप्रधान जैनुल आबिदीन, उसका इलाका में उसको प्रभाव लगा के इसको यही जो बांग्लादेशी घुसपैठिया का वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना रहा है। मित्रों, बंगाल में सरकार बदलने के बाद बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन यह बदलाव कुछ कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहा। आसनसोल की घटना इसी का नतीजा है, लेकिन बंगाल में बदलाव सिर्फ व्यवस्था का ही नहीं हो रहा। सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। कल तक बंगाल पर ममता बनर्जी का एक छत्र राज था, लेकिन सत्ता से बाहर जाते ही उन्हें पार्टी टूटने का डर सता रहा है। ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं की बैठक में स्वीकार किया कि हार के बाद बहुत से नेता अब अपना रंग बदल रहे हैं। आखिर ममता को पार्टी में टूट का डर क्यों सता रहा है? क्यों उनके करीबी नेता दूर जा रहे हैं? ममता अपनी पार्टी को फिर से मुकाबले में लाने के लिए क्या कदम उठाने जा रही हैं? इन सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। मित्रों, ममता ने कोलकाता के कालीघाट में
अपने आवास पर पार्टी उम्मीदवारों की बैठक बुलाई थी। इसमें उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। इसी दौरान ममता ने पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाने वाले नेताओं को नसीहत दी। सूत्रों के मुताबिक ममता ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वो चले जाएं, वो किसी को रोकेंगी नहीं। ममता ने कहा कि वो पार्टी को फिर से खड़ा करेंगी, अगर जरूरत होगी तो पार्टी के दफ्तर को खुद पेंट करेंगी, टूटे हुए हिस्से को ठीक करेंगी। ममता ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने वालों को भी चेताया। उन्होंने कहा कि जो नेता पार्टी विरोधी बयान दे रहे हैं उसकी जांच हो रही है, अगर आपको कुछ कहना है तो पार्टी को बताएं। मित्रों, ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हार के बाद टीएमसी अपने सबसे मुश्किल समय से गुजर रही है। जिस पार्टी ने बंगाल पर 15 साल तक शासन किया, वो हार मिलने के बाद 15 दिनों से भी कम समय में टूट की कगार पर पहुंच गई। नेताओं और कार्यकर्ताओं में पार्टी के नेतृत्व, नीति और नियत को लेकर आक्रोश है। पार्टी के भीतर अंदरूनी लड़ाई तेज हो गई है और नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस पार्टी में ममता बनर्जी का निर्णय आखिरी माना जाता था, जहां उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के शब्द अंतिम माने जाते थे, वहां अब खुलकर विरोध जताया जा रहा था। नतीजों से पहले तक जो प्रवक्ता पार्टी के फैसलों का जमकर बचाव करते थे, हार मिलने के बाद वही खुलेआम विरोध करने लगे हैं। इस वजह से टीएमसी को 3-3 प्रवक्ताओं को पार्टी से सस्पेंड करना पड़ा। सोचिए, जो प्रवक्ता पार्टी के चेहरे होते हैं, पार्टी की आवाज होते हैं, उन्होंने ही पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत के अभियान की शुरुआत कर दी है। पूर्व मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने तो अभिषेक बनर्जी को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी ने धीरे धीरे पार्टी को खत्म कर दिया। मित्रों, टीएमसी के कुछ नेता इस बात से भी नाराज हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के भरोसे सब कुछ क्यों छोड़ दिया गया। आईपैक पर पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप भी लगे हैं। सोचिए, जिस कंपनी पर ईडी की छापेमारी से नाराज होकर ममता बनर्जी खुद रेड के दौरान पहुंच गई थी, उसे भी अब हार के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। बंगाल के नतीजों के बाद ममता ने पार्टी के संसदीय दल में भी बदलाव किए हैं। लोकसभा में पार्टी के चीफ विप के रूप में काकोली घोष दस्तिकार की जगह कल्याण बनर्जी की फिर से नियुक्ति की गई है। ये वही कल्याण बनर्जी हैं जिन्हें पिछले साल सांसद महुआ मोइत्रा के साथ सार्वजनिक विवाद के बाद चीफ विप के पद से हटा दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता के इस फैसले से पार्टी के कुछ सांसद भी नाराज हैं, यानी प्रवक्ता से लेकर सांसद तक पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। ममता बनर्जी तक भी ये नाराजगी पहुंच चुकी है। इन्हीं विवादों के बीच ममता बनर्जी को पार्टी में टूट का जो डर है वो सता रहा है। हालांकि टीएमसी के नेता ममता की नाराजगी पर चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ बोलना नहीं चाहते। वहीं बीजेपी ने फिलहाल टीएमसी नेताओं को शामिल करने से इनकार कर दिया है। कुछ टीएमसी वालों को हम लोग देख रहे हैं कि 4 तारीख से भाजपा का झंडा हाथ में लगाकर मिठाई वितरण कर रहे हैं। तो आप लोग को यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग को अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है माननीय अध्यक्ष जी श्रमिक भट्टाचार्य और माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि अभी तक टीएमसी वालों को बीजेपी पार्टी में नहीं लिया जाएगा नेक्स्ट एटलीस्ट 1 मंथ। मित्रों, ममता बनर्जी अपने बयान से बचे हुए वफादार नेताओं को भरोसा दिलाना चाहती हैं कि हार के बाद भी जमीन पर संघर्ष के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। वो पार्टी के लिए सबसे मुश्किल समय में कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाना चाहती हैं। देखना होगा ममता बनर्जी के इस इमोशनल अपील का कितना असर होता है, पार्टी टूट से बच पाती है या नहीं। दूसरी तरफ पार्टी को टूट से बचाने और नए सिरे से खड़ा करने के लिए आज भी ममता बनर्जी की बैठकों का दौर जारी रहा। डीएनए मित्रों, विद्वानों ने कहा है कि जब समय बदलता है तो सत्ता का संतुलन और समाज की दिशा दोनों बदलने लगते हैं। एक तरफ बंगाल की राजनीति में समीकरण बदल रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के कुछ नेता विदा होने का रास्ता तलाश रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में वर्षों पुराने अधिकारों की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। जिस भोजशाला में वर्षों तक मुस्लिम पक्ष इबादत करता रहा, अब वहां से उनकी विदाई हो चुकी है। अदालत के फैसले के बाद आज भोजशाला परिसर में उस स्थान की विधिवत साफ सफाई की गई जहां अब तक नमाज अदा की जाती थी, और वहां नियमित पूजा पाठ भी शुरू हो गया। ये पूजा सामान्य पूजा नहीं है, आज का दिन आम दिन नहीं है। मित्रों, 7 सदियों के बाद मध्य प्रदेश के भोजशाला मंदिर में आज से नियमित पूजा की शुरुआत हुई। इसीलिए भोजशाला में 719 वर्ष बाद होने वाली नियमित पूजा का विश्लेषण आज आपको श्रद्धा पूर्वक देखना चाहिए। मित्रों, मुंडकोपनिषद में लिखा है कि सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सदियों पहले शास्त्र में लिखी ये बात आज भोजशाला मामले में 100% सत्य दिखाई दे रही है।
सत्य और अधिकार की जो लड़ाई सनातनी पक्ष वर्षों से लड़ रहा था, उसमें अब जीत मिली है। उसका परिणाम आप मेरी बाईं तरफ देख भी रही तस्वीरों में देख सकते हैं। लगभग 750 साल बाद आज भोजशाला स्थित मां वाग्देवी मंदिर में नियमित पूजा अर्चना हुई। अब तक वहां केवल इस सप्ताह में एक दिन यानी मंगलवार को ही पूजा की अनुमति थी, लेकिन आज से सनातनी पक्ष वहां प्रतिदिन पूजा पाठ कर सकेंगे। अदालत से आदेश मिलने के बाद आज सुबह भक्तों ने भोजशाला का गेट खुलते ही अंदर प्रवेश किया। कई श्रद्धालु अपने साथ हनुमान और मां सरस्वती की तस्वीरें लेकर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें तस्वीरें भीतर ले जाने से रोक दिया। इसके बाद श्रद्धालु पूजा पाठ का सामान लेकर परिसर में पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूरे परिसर में भक्तों ने जयकारे लगाए और माहौल भक्ति और उत्साह से भर गया। मित्रों, हिंदू पक्ष के लिए यह रास्ता आसान नहीं था। इस शुभ घड़ी तक पहुंचने के लिए सनातनी पक्ष ने वर्षों लंबी कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़ी। एएसआई ने 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वे किया और अपनी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में सौंपी, जिसके बाद यह ऐतिहासिक फैसला सामने आया। एएसआई ने साफ किया कि अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने जाने की पूरी छूट होगी। वो यहां पुरानी परंपरा के अनुसार पढ़ाई और सरस्वती पूजा कर सकेंगे। आज भोजशाला में कैसे पूजा पाठ हुई, इसकी एक वीडियो रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप तस्वीर में देख पाएंगे, ये वही स्थान है जहां पर देवी की पूजा का स्थल है, जिसको हाईकोर्ट ने माना है कि ये देवी का स्थल है, मां वाग्देवी का स्थल, ये हिंदुओं का स्थल है। लेकिन यहाँ पर नमाज अदा होती थी, शुक्रवार तक यहाँ पर नमाज अदा हुई है। आप तस्वीर में देख पाएंगे, ये वो स्थान है जहाँ पर अभी तक नमाज हुई है। यहाँ पर देखिए, आप फूल मालाएं आपको नजर आएगी, यहाँ पर भक्त बैठे हुए आपको नजर आएंगे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन इसी स्थान पर यहाँ पर मौलवी खड़ा होकर नमाज अदा करवाता था। ये वही जहाँ पर मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित होगी। आज यहाँ पर देखिए फूल रखे हुए हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है, लेकिन यहीं पर नमाज अदा होती है। भोजशाला के भीतर मौजूद शिलालेख, देवी देवताओं की आकृतियां, स्तंभों की नक्काशी और मंदिर शैली के स्थापत्य के प्रमाण साफ साफ दिखाई देते हैं। कई स्थानों पर देवी देवताओं की आकृतियों को मिटाने या क्षतिग्रस्त करने की कोशिशों के निशान भी हैं। सोचिए, जिस स्थान की दीवारें, स्तंभ और स्थापत्य स्वयं इस बात की गवाही दे रहे हों कि वो मंदिर का स्वरूप हैं, उसी जगह को कमाल मौला मस्जिद कहकर यहां नमाज अदा की जाती रही। इस्लाम की सबसे प्रसिद्ध और सबसे विश्वसनीय हदीस पुस्तकों में से एक सही अल बुखारी में लिखा है कि फरिश्ते उस घर में प्रवेश नहीं करते जिसमें तस्वीरें हों। फिर भी कई 100 वर्षों तक मुस्लिम पक्ष उस स्थान पर नमाज अदा करता रहा, जबकि वहां की दीवारों और स्तंभों पर देवी देवताओं की आकृतियां आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। और अब भी मुस्लिम पक्ष का एक हिस्सा इस बात पर अड़ा हुआ है कि अगले शुक्रवार को वो वहीं पर नमाज पढ़ेगा। उनका पक्ष भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले उन सनातनियों की भावनाओं को समझना जरूरी है जिनका वर्षों पुराना सपना आज पूरा हुआ। वो आनंदित हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आक्रांताओं के दौर में उनसे जो अधिकार छीन लिए गए थे वो अब वापस मिल रहे हैं। आपको सुनाते हैं इस ऐतिहासिक फैसले पर सनातनी पक्ष का क्या कहना है। ये संघर्ष की, आस्था की और स्वाभिमान की जीत है। हिंदू समाज की हर एक माता और बहनों की जीत है जिन्होंने संघर्ष किया। इस सिद्धि को होने में, इस पूर्ण विजय में जितना संघर्ष, जितनी यातनाएं, जितना श्रम, त्याग और बलिदान हुआ है वो हिंदू समाज ने किया है। स्थानीय न्यायालय का फैसला नहीं आता कि हिंदू मंदिर घोषित हो जाता, हम मंगलवार को ही आ पाते थे, अब हम मुक्त हो गए हैं, पूर्ण रूप से हिंदू मंदिर घोषित हो गया है। अभी हम मां वाग्देवी की पूजा अर्चना करके आ रहे हैं और बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बड़ा आनंदित हुए हैं मन। निश्चित रूप से ही ये सत्य सनातन धर्म की जीत हुई है और हम सभी हिंदू समाज के लोग उच्च न्यायालय को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि किसी राष्ट्र की आत्मा उसके धर्म, संस्कृति और तीर्थों में बसती है। भारत की आत्मा उसकी सनातनी संस्कृति, आस्था और तीर्थ परंपरा में बसती है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर मां सरस्वती का मंदिर कमाल मौला मस्जिद कैसे कहलाने लगा। ज्ञान और विद्या की देवी से जुड़े इस स्थल पर नमाज की परंपरा कैसे शुरू हुई। इन सवालों के जवाब समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। राजा भोज ने लगभग 992 वर्ष पहले वर्ष 1034 में भोजशाला का निर्माण कराया था। यहां मां सरस्वती का मंदिर स्थापित किया गया, साथ ही संस्कृत और प्राकृत भाषा की शिक्षा के लिए एक गुरुकुल भी बनाया गया।
इस परिसर में वाग देवी की मूर्ति, यज्ञ कुंड, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, सनातनी नक्काशी वाले स्तंभ और संस्कृत शिलालेख स्थापित किए गए थे। मित्रों, राजा भोज केवल एक शासक नहीं बल्कि विद्या, कला और शास्त्रों के महान संरक्षक माने जाते हैं। वो 72 कलाओं और 36 प्रकार के आयुध विज्ञान के ज्ञाता थे। लेकिन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया। धार उस समय मालवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा था। विजय के बाद इस क्षेत्र में इस्लामिक शासन स्थापित कर दिया गया। इसी दौर में भोजशाला सहित कई ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थानों को क्षति पहुंचाई गई। इसके बाद वर्ष 1401 में दिलावर खान गौरी ने मालवा पर अधिकार किया। कहा जाता है उसके शासनकाल में भोजशाला परिसर के एक हिस्से में मस्जिद का निर्माण कराया गया। 1514 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय के शासनकाल में परिसर के दूसरे हिस्से में भी मस्जिद का विस्तार कराया गया। मंदिर के अवशेषों जैसे स्तंभ, नक्काशी और स्थापत्य सामग्री का उपयोग मस्जिद निर्माण में किया गया। बाद में इस मस्जिद को सूफी संत कहे जाने वाले कमाल मौला के नाम से जोड़कर कमाल मौला मस्जिद कहा जाने लगा। समझिए, कट्टरपंथी शासकों के संरक्षण में हिंदू आस्था स्थल को तोड़ा गया और इसे मस्जिद का रूप दे दिया गया। यह सिर्फ एक मंदिर का विध्वंस नहीं था, यह सनातनी आस्था पर कट्टरपंथी सोच की चोट थी। यह मुस्लिम शासकों की अतिवादी सोच और सनातनियों को दबाने वाली सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था। मित्रों, कट्टरपंथी शासकों ने भोजशाला के अंदर कब्जा किया और बाद के दिनों में उनके वैचारिक समर्थकों ने भोजशाला के ठीक बाहर गेट के पास मस्जिद बना दी। वहां पर कई मज़ारे भी हैं। हिंदू पक्षों का कहना है कि इन्हें भी यहां से हटाया जाए, क्योंकि जब भोजशाला पर कब्जा सत्यापित हो चुका है तो उसके गेट पर मस्जिद और मज़ारों का औचित्य नहीं है। हम आपको सुनाते हैं अब क्या मांग की जा रही है। हमारी नजर में जो भोजशाला का जो 300 मीटर के आसपास का जो परिसर है, 300 मीटर के आसपास का जो क्षेत्रफल है, तो वो पूरा भोजशाला का हिस्सा है। उस हिस्से में जहां पर भी कोई अतिक्रमण है वो अतिक्रमण के रूप में ही देखा जाएगा। वहां पर आसपास जो बाहर के क्षेत्र में जो भोजशाला के गेट के पास जो मजारें और इस तरीके की चीजें बनी हुई हैं, वो सारा एक अतिक्रमण का हिस्सा है, वहां से हटाया जाना चाहिए। क्योंकि मेरी नजर में कानूनी तौर पर जो मैं समझता हूं कि भोजशाला के आसपास का 300 मीटर का जो क्षेत्रफल है वो भोजशाला का हिस्सा है, ऐसा दस्तावेज में दर्ज है। मित्रों, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा है कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो अपना भविष्य खो देता है। सनातन धर्मी कभी अपने इतिहास को नहीं भूले। 1875 में भोजशाला में खुदाई में मां सरस्वती की प्रतिमा मिली थी। वाग देवी की यह प्रतिमा अंग्रेज अपने साथ लंदन में ले गए। यह प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम में है। इस प्रतिमा को वापस लाने की बात भी हाईकोर्ट ने कही है। 1902-1903 में धार रियासत के शिक्षा अधीक्षक और पुरातत्व विभाग के प्रमुख रहे काशीनाथ कृष्ण लेले ने कमाल मौला मस्जिद पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। पहली बार भोजशाला शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने बताया था, यह मस्जिद नहीं हिंदू मंदिर है। भोजशाला पर मौजूदा लड़ाई 1995 में शुरू हुई। 1995 में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद प्रशासन ने मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी। 1997 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आदेश पर भोजशाला में आम लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। मंगलवार की पूजा पर रोक लगा दी गई। 2003 में एएसआई ने फिर मंगलवार को पूजा की अनुमति दी। 2022 में भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार देने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई। मार्च 2024 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई को भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया। सर्वे मार्च-जून 2024 में हुआ और 2189 पन्नों की रिपोर्ट जुलाई 2024 में कोर्ट में जमा की गई। अदालत ने सभी तथ्यों, साक्ष्यों और सर्वे रिपोर्ट पर विचार करने के बाद भोजशाला की मूल पहचान से जुड़ा फैसला सुनाया। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए धार में वैकल्पिक स्थान पर मस्जिद के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष अपनी जिद पर अड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगले शुक्रवार को वहीं नमाज अदा करेंगे। नमाज अदा करने के लिए शुक्रवार को उपलब्ध होगा, रहेगा। अब क्योंकि हमारी मस्जिद है, हमारी जगह है, पूरा लैंड हमारा है, पूरा मुस्लिम समाज की जमीन है, तो हम यहाँ पर कभी भी आ और जा सकते हैं। इसमें हमें किसी भी आदेश की कोई जरूरत है, ना किसी आदेश की हम अवहेलना करना चाहते हैं, ना वो किसी आदेश को मानना चाहते हैं। हम उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और जो जाना चाहता है उसे जाना भी चाहिए।
लेकिन अदालत के स्पष्ट आदेश के बाद भी यह कहना कि भोजशाला में ही नमाज पढ़ी जाएगी कानून व्यवस्था को चुनौती देने और अराजकता का माहौल बनाने जैसा है। ऐसे भड़काऊ बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि यदि फैसले की आड़ में तनाव फैलाने, भीड़ जुटाने, हिंसा भड़काने या व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश हुई तो पुलिस प्रशासन को भी कानून के तहत ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। डीएनए मित्रों, अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन एक देश वाली विदेश यात्रा का विश्लेषण करेंगे। पीएम मोदी कल यूएई में थे और आज से उनकी यूरोप यात्रा शुरू हो चुकी है। पीएम ने 4 देशों की अपनी यूरोप यात्रा की शुरुआत नीदरलैंड से की। जिस तरह पीएम की केवल 4 घंटों की अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई के बीच 7 अहम समझौते हुए, ठीक उसी तरह नीदरलैंड्स में पीएम मोदी के 35 घंटे सेमीकंडक्टर समेत कई सेक्टर के लिए अहम है। नीदरलैंड्स के अलावा यूरोप में बाकी 3 देशों की पीएम की यात्रा का एजेंडा भी महत्वपूर्ण है। किस तरह यह दौरा भारत यूरोप संबंधों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, यह जानने से पहले आपको देखना चाहिए कि नीदरलैंड्स दौरे में क्या क्या हो रहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा नीदरलैंड दौरा है। इससे पहले 2017 में वो नीदरलैंड पहुंचे थे। नीदरलैंड में द्विपक्षीय बातचीत और व्यापार समझौतों से पहले उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय समुदाय को संबोधित किया। ब्रिटेन के बाद यूरोप में भारतीय समुदाय के सबसे ज्यादा लोग नीदरलैंड में ही रहते हैं। करीब 2.5 लाख भारतीय मूल के लोग नीदरलैंड्स के आईटी, इंजीनियरिंग और हाई स्किल सेक्टर में काम करते हैं। उनके बीच आज पीएम मोदी को भारत जैसा एहसास हुआ। सच कहूं, कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में हूं। ऐसे लग रहा है जैसे भारत में ही कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी एक सफलता भी मिली। नीदरलैंड सरकार ने चोल राजवंश के ऐतिहासिक ताम्रपत्र भारत को वापस सौंप दिए। 11वीं शताब्दी के ये ताम्रपत्र पिछले 300 साल से लीडेन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखे हुए थे। 17वीं शताब्दी में एक डच मिशनरी इन्हें भारत से लेकर गए थे। सरकार साल 2012 से ही इन ऐतिहासिक प्लेट्स को वापस देश लाने की कोशिश कर रही थी। अब जाकर इसमें सफलता मिली है, यानी लगभग 400 साल बाद भारत को यह ऐतिहासिक धरोहर वापस मिली है। मित्रों, भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाटर मैनेजमेंट और क्लीन एनर्जी समेत कई सेक्टर्स में समझौते होने की उम्मीद है। इनमें से सेमीकंडक्टर को लेकर समझौता भारत के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अब से कुछ समय पहले टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। नीदरलैंड्स दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिसके पास डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग मशीनों तक पूरी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन मौजूद है। नीदरलैंड्स को दुनिया में सेमीकंडक्टर के निर्माण उपकरणों का पावर हाउस माना जाता है। दुनिया में बनने वाली 85% चिप में किसी न किसी स्तर पर डच तकनीक का इस्तेमाल होता है। ASML दुनिया की अकेली कंपनी है जो एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन बनाती है। यह मशीन सबसे एडवांस चिप बनाने के लिए जरूरी है। ASML की मशीन के बिना दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हाई परफॉर्मेंस AI चिप नहीं बना सकती। नीदरलैंड्स के इसी महत्व को देखते हुए भारत अपने सेमीकंडक्टर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उसके साथ रणनीतिक साझेदारी कर रहा है। नीदरलैंड्स के लिए भी यह फायदे का सौदा है। अमेरिका चीन के बीच टेक वॉर की वजह से अमेरिका ने नीदरलैंड से कहा है कि वो चीन को सेमीकंडक्टर मशीनों की बिक्री बंद कर दे। ऐसे में भारत उसके लिए वैकल्पिक बाजार बनेगा। मित्रों, नीदरलैंड्स यूरोप में भारत के सबसे बड़े व्यापार साझेदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में करीब 28 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। इसके अलावा नीदरलैंड्स भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में नीदरलैंड्स ने लगभग 56 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है। 300 से ज्यादा डच कंपनियां भारत में हैं, जबकि लगभग इतनी ही भारतीय कंपनियां नीदरलैंड में भी काम कर रही हैं। मित्रों, मशहूर अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा है, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका मुक्त व्यापार है। प्रधानमंत्री का यह यूरोप दौरा उस समय हो रहा है जब कुछ ही महीने पहले भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया गया। इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील भी कहा गया था। मित्रों, भारत और यूरोप दोनों यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अस्थिर नीतियों के कारण अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। ट्रंप को लेकर दोनों पक्षों की सोच है कि वो भरोसेमंद नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये यूरोप दौरा दोनों पक्षों के बीच विश्वास बढ़ाने की अगली कड़ी। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नीदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी और इसका लाभ आप सभी को भी होगा। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। मित्रों, नीदरलैंड के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव स्वीडन, नॉर्वे और इटली है। यहां भी उनकी यात्रा महज एक दिन की है, लेकिन इस दौरान ग्रीन एनर्जी, एआई, रक्षा और ब्लू इकोनॉमी को लेकर समझौतों की उम्मीद है। पीएम का नॉर्वे दौरा इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि 43 वर्षों के बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जाएंगे। नॉर्वे के साथ द्विपक्षीय बातचीत के अलावा तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। मित्रों, इस शिखर सम्मेलन में एक तरफ प्रधानमंत्री होंगे और दूसरी तरफ 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्री। अब आपको नॉर्डिक देशों के बारे में भी जानना चाहिए। मित्रों, नॉर्डिक देश उत्तरी यूरोप में स्थित 5 देशों का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक समूह है। इन देशों में स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं। ये देश अपने अच्छे जीवन स्तर, मजबूत अर्थव्यवस्था और साझा इतिहास के लिए जाने जाते हैं। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में इनका नाम हमेशा टॉप पर रहता है। मित्रों, नॉर्डिक देशों की कुल आबादी 3 करोड़ से भी कम है, लेकिन हर देश अलग अलग सेक्टर में अपनी खास जगह बना चुके हैं। स्वीडन की पहचान इंडस्ट्रियल इनोवेशन और डिफेंस के सेक्टर में है। नॉर्वे ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री आर्थिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। डेनमार्क ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। फिनलैंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है और आइसलैंड की पहचान जियोथर्मल एनर्जी के सेक्टर में। मित्रों, भारत और नॉर्डिक देशों के बीच पहला शिखर सम्मेलन 2018 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था, जबकि दूसरा शिखर सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। अब 19 मई से ओस्लो में तीसरा शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। एक समय और एक ही मंच पर पीएम मोदी यूरोप के 5 देशों के प्रधानमंत्रियों से संवाद करेंगे और नॉर्डिक देशों के साथ भारत के व्यापार संबंधों को अगले स्तर पर ले जाएंगे। नॉर्डिक देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंध मजबूत हैं। 2024 में दोनों के बीच 19 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इस व्यापार की खास बात यह है कि भारत ने जितना निर्यात किया, लगभग उतना ही आयात किया, यानी किसी को भी व्यापार घाटे की चिंता नहीं है। भारत में नॉर्डिक देशों की 700 से ज्यादा कंपनियां काम करती हैं। वहीं नॉर्डिक देशों में भारत की लगभग 150 कंपनियां मौजूद हैं। नॉर्वे के सॉवरेन फंड GPFG ने भारतीय पूंजी बाजार में 28 अरब डॉलर का निवेश किया है। मित्रों, नॉर्वे के बाद पीएम अपनी यात्रा के अंत में इटली पहुंचेंगे। वहां भी वो केवल एक ही दिन रहेंगे, लेकिन इस दौरे से दोनों देशों के बीच निवेश से लेकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक दोस्ती मजबूत होगी। यानी 6 दिनों में 5 देशों की ये यात्रा भारत की ऊर्जा सुरक्षा से लेकर देश की सुरक्षा तक के लिहाज से महत्वपूर्ण है। डीएनए मित्रों, अब हम जिहादी ड्रग्स का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, जिहादी ड्रग्स का नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन बड़ी खबर यह है कि हमारे देश में जिहादी ड्रग्स की घुसपैठ हो चुकी है। दिल्ली से गुजरात तक जिहादी ड्रग्स के कई हॉटस्पॉट हैं जो बेहद खतरनाक हैं। आज आपको जानना चाहिए ये जिहादी ड्रग्स होती क्या है और इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कैसे किया जा रहा है। मित्रों, देश में पहली बार जिहादी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है और ये बरामदगी एक नहीं बल्कि 2 जगहों से हुई है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भारत में पकड़ी गई जिहादी ड्रग की 2 तस्वीरें चल रही हैं। पहली तस्वीर 11 मई की है, जब दिल्ली के नेप सराय इलाके से कैप्टागन यानी जिहादी ड्रग की पहली खेप पकड़ी गई। तकरीबन 32 किलोग्राम के वजन वाली यह ड्रग रोटी बनाने की मशीन में छिपाई गई थी। दिल्ली में जिहादी ड्रग की खेप के साथ एक सीरियाई नागरिक को भी पकड़ा गया। इसी नागरिक की निशानदेही पर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर छापा मारा गया। मुंद्रा से 196 किलो जिहादी ड्रग बरामद की गई। यह ड्रग भेड़ की ऊन के भंडार में छिपाई गई थी। मित्रों, जी न्यूज की जानकारी के मुताबिक जिहादी ड्रग की इस खेप को भारत में सप्लाई नहीं किया जाना था, बल्कि आतंकवादियों की यह ड्रग भारत के रास्ते अरब देशों तक भेजी जा रही थी। अरब देशों में मौजूद आतंकी संगठन इस ड्रग का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
इसी वजह से पूरी दुनिया में कैप्टागन को जिहादी ड्रग कहा जाता है। सबसे पहले ये जानिए आखिर आतंकी कैप्टागन नाम की इस ड्रग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। कैप्टागन नाम की इस ड्रग का इंसानी दिमाग पर सीधा असर होता है। ये शरीर के नर्वस तंत्र को शून्य कर देती है, यानी ये ड्रग लेने के बाद इंसान को डर जैसी भावनाओं का एहसास नहीं होता। ये पहली वजह है कि कथित जिहादी हलकों में इस ड्रग की डिमांड है। अगर गोलाबारी के दौरान आतंकी घायल हो जाए तो इस ड्रग के सेवन से दर्द महसूस नहीं होता। चूंकि ये ड्रग जज्बात खत्म कर देती है, तो आतंकवादी को किसी का कत्ल करते हुए पछतावा या और किसी किस्म की भावना का एहसास नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह कि कैप्टागन नाम की ये जिहादी ड्रग इंसान के अंदर की आक्रामकता को बढ़ा देती है। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि कैप्टागन खाने से इंसान 2 गुना आक्रामक हो जाता है और मरने मारने पर उतारू हो जाता है। जो भी सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं वो ब्रेन को ओवर एक्टिव, ओवर अटेंटिव एंड ओवर अलर्ट रखते हैं और नींद को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो सोचता है वो कुछ भी कर सकता है। जब लंबे टाइम तक आपकी नींद कम रहती है, उसकी वजह से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है और हेलुसिनेशंस होने लग जाती है और साइकोसिस होने लग जाता है, जिसकी वजह से एग्रेसिव बिहेवियर होता है। इस जिहादी ड्रग का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक होता है। ये सभी वो क्षेत्र हैं जहां हथियारबंद आतंकी संगठन मौजूद हैं, लेकिन जिहादी ड्रग का सबसे बड़ा बाजार है सीरिया। वो सीरिया जिसकी धरती पर सालों से आतंकी संगठनों की मौजूदगी रही है। सीरिया में इस ड्रग का बड़े पैमाने पर इस्लामिक स्टेट ने इस्तेमाल किया था। इस्लामिक स्टेट के टेरर कमांडर अपने आतंकवादियों को ये जिहादी ड्रग देते हैं। इस ड्रग की वजह से ये आतंकी शैतान जैसे बन जाते थे और बिना रुके खून खराबा मचाते थे। जब इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए आतंकी हमले की जांच की, तो इस आतंकी हमले से भी जिहादी ड्रग के कनेक्शन सामने आए। जिन इलाकों में हमास के आतंकवादियों ने हमला किया था, वहां कुछ पैकेट्स मिले थे जिनमें जिहादी ड्रग के सैंपल पाए गए। हमलों के बाद जब इजराइल ने गाजा में हमास पर हमला किया, तब भी हमास के आतंकी अड्डों से बड़े पैमाने पर जिहादी ड्रग की खेप मिली थी। ये तथ्य बताते हैं कि हमास के आतंकवादियों ने जिहादी ड्रग लेने के बाद ही इजराइल में बेगुनाहों की बेरहमी से हत्या की। डीएनए मित्रों, जिस तरह डायनामाइट का आविष्कार खनन के लिए हुआ था और आगे चलकर डायनामाइट जंग का हथियार बन गया, ठीक उसी तरह कैप्टागन का आविष्कार भी चिकित्सा के लिए हुआ था, लेकिन आतंकवादियों ने इसे जिहादी ड्रग बना दिया। 60 से लेकर 80 के दशक तक कैप्टागन का इस्तेमाल एक हल्के मूड बूस्टर के तौर पर किया जाता था। जिन मरीजों को डिप्रेशन या नींद नहीं आने की बीमारी थी, डॉक्टर उन्हें बहुत कम मात्रा में ये ड्रग देते थे। 80 के दशक में नशे के लिए भी इस ड्रग का इस्तेमाल होने लगा। इसी वजह से 1986 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस ड्रग को बैन कर दिया था। डॉक्टरों की क्लिनिक में प्रतिबंध लगने के बाद ये ड्रग आतंकवादियों तक पहुंची। तभी से इसकी पहचान बदली और कैप्टागन को जिहादी ड्रग कहा जाने लगा। लोक कल्याण की जगह तबाही मचाने वाली इसी इंसानी फितरत को लेकर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। आइंस्टीन ने कहा था, विज्ञान के महान आविष्कार भी मानवता को पूरी खुशी नहीं दे पाते हैं। इसकी सिर्फ एक वजह है, इंसान इन आविष्कारों का पूरी तरह सकारात्मक प्रयोग करना ही नहीं चाहता। कोई चूहा कभी खुद को कैद करने के लिए चूहेदानी नहीं बनाएगा, लेकिन इंसानों ने एटमी तकनीक का गलत इस्तेमाल करके एटम बम बनाया। वो एटम बम जो इंसानी सभ्यता का ही दुश्मन बन गया। एटम बम की ही तरह आज कैप्टागन यानी जिहादी ड्रग भी इंसानियत की दुश्मन बन गई है। दुनिया के अलग अलग आतंकी गुट इस जिहादी ड्रग का इस्तेमाल करके न सिर्फ खून बहा रहे हैं, बल्कि ये जिहादी ड्रग आज टेरर फंडिंग का बड़ा हथियार बन गई। मिडिल ईस्ट में मौजूद तकरीबन हर आतंकी गुट जिहादी ड्रग की बिक्री से अपनी जेबें भर रहा है। जिहादी ड्रग के जरिए टेरर फंडिंग में सबसे आगे है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की मौजूदगी लेबनान में है। चूंकि सीरिया और लेबनान के बॉर्डर से आवाजाही आसान है, इसी वजह से हिजबुल्लाह आसानी से जिहादी ड्रग को लेबनान ले जाता है। लेबनान के बेरूत बंदरगाह से ये ड्रग दुनिया भर में मौजूद नशे के तस्करों को भेजी जाती है। सीरिया में तो जिहादी ड्रग बेचना सरकार का खजाना भरने का जरिया बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हैंडसम मैन यानी सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा का गुट भी ड्रग तस्करी करता है। हयात तहरीर अल शाम के आतंकी इराक में बैठे तस्करों को जिहादी ड्रग बेचते हैं। इराक से ये ड्रग सऊदी अरब, कतर जैसे अरब देशों तक पहुंचती है। मित्रों, यही है आतंक का दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा। एक तरफ मजहब के नाम पर जिहाद छेड़ने का दम भरा जाता है, दूसरी तरफ जिहादी ड्रग बेच करके नौजवान पीढ़ी को खोखला किया जाता है।
जिहादी ड्रग की तस्करी की सबसे बड़ी वजह है मार्जिन, यानी वो मुनाफा जो ड्रग बेचकर आतंकी गुटों को मिलता है। इस जिहादी ड्रग की एक टैबलेट बनाने में तकरीबन 8.5 रुपए की लागत आती है, जबकि ब्लैक मार्केट में जिहादी ड्रग की एक टैबलेट आसानी से 2,500 रुपए में बिक जाती है, यानी तकरीबन 30,000% का फायदा। मित्रों, इतना मार्जिन तो हथियारों के व्यापार में भी नहीं मिलता। इसी बड़े मुनाफे की वजह से हिजबुल्लाह और हयात जैसे गुट अपनी आतंकी फैक्ट्री चलाते हैं। मित्रों, शुक्र की बात है कि हमारे देश में इस जिहादी ड्रग का जाल अब तक नहीं फैला है, लेकिन देश के जरिए ड्रग का व्यापार भी चिंता का विषय है। इसी वजह से दिल्ली और गुजरात में हुए ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने हमारी एजेंसियों के इस ऑपरेशन की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो चढ़ावे से जुड़ा हुआ है। एक रिश्वत का चढ़ावा है और दूसरा परंपरा के नाम पर दिखावे का चढ़ावा है। मित्रों, बिहार में एक ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर का मामला सामने आया है जो कथित तौर पर बिना रिश्वत के चढ़ावे के कोई काम नहीं करता था। उसके ठिकानों से लाखों रुपए कैश, भारी मात्रा में ज्वेलरी और जमीनों के दस्तावेज बरामद हुए। वहीं गुजरात में एक भजन कार्यक्रम के दौरान लोक गायक पर दिखावे के नाम पर नोटों की बारिश की गई। बोरी भर भर कर लाए गए नोट मंच पर उड़ाए गए और गायक को नोटों से ढक दिया गया। सोचिए, जिस देश में आज भी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त सरकारी राशन दिया जाता है ताकि वो भूखे ना सोएं, जिस देश में करोड़ों लोग अब भी कुपोषण और आर्थिक अभाव से जूझ रहे हैं, उस देश में कहीं किसी के घर से लाखों रुपए नकद बरामद हो रहे हैं, तो कहीं नोटों की बारिश को प्रतिष्ठा और प्रदर्शन का माध्यम बनाया जा रहा है। मित्रों, प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ वकील और अर्थशास्त्री नानी पालखीवाला ने कहा था कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध नहीं, जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात है, और यह विश्वासघात किस स्तर पर हो रहा है उसकी नई तस्वीर बिहार से आई है। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कुमार के 4 ठिकानों पर आज छापेमारी की गई। गोपाल कुमार फिलहाल जमुई में पोस्टेड हैं और पटना में उनका घर है, इसीलिए आर्थिक इकाई शाखा ने जमुई और पटना में एक साथ छापेमारी की। चारों ठिकानों से करीब 48 लाख रुपए कैश बरामद हुए। इसके अलावा 1 करोड़ से अधिक की ज्वेलरी मिली, जमीनों के कागजात मिले, अलग अलग निवेश के दस्तावेज मिले। मित्रों, जांच एजेंसियों को पहले से सूचना मिली थी कि इंजीनियर गोपाल कुमार के पास 2 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति है। और आप सोचिए, इंजीनियर साहब के पास ये संपत्ति मिली और दिख रही है सामने। डीएनए में अब आज का संदेश, रिश्तों में ट्रस्ट का बैलेंस मेंटेन रखिए, क्योंकि एक बार रिलेशन अकाउंट ब्लॉक्ड हो गया तो फिर भावनाओं का ट्रांजैक्शन रुक जाता है।